नमस्कार विद्यार्थियों। अपने 12वीं भूगोल में चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कुछ क्रियाओं के बारे में जिक्र करना अभी बाकी है। तो 8वां अध्याय क्या था अपने? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, मानव के अलग अलग प्रकार के व्यवसाय थे। व्यवसायों का जिक्र हम पीछे वाले पाठों में कर चुके हैं। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय में कुछ प्राथमिक कार्य जो ऐसे थे जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, भोजन संग्रहण यानी खाद्य पदार्थों का संग्रहण। अब दो चीज़ें बचती है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो आती है कृषि और दूसरा आता है खनन। ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दो पार्ट और बच जाते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का जिक्र अलग से इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कृषि को, कि कृषि कहते हैं किसको है। कई बार अपन क्या होता है, बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें अपने को आती नहीं है, यानी अधिक विद्वान मानने लग जाते हैं अपने आप को। तो कृषि की परिभाषा किसको कहते हैं? तो कृषि की परिभाषा में क्या लिखोगे? खेती या वानिकी के माध्यम से, या तो खेती से प्राप्त होता है या खेती से वानिकी से, खेती या वानिकी के माध्यम से जो उत्पाद प्राप्त किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। यानी खेती के माध्यम से या फिर वानिकी के माध्यम से हम कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यानी माध्यम से कुछ प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। अब देखो, कृषि के कुछ प्रकार है। कृषि के प्रकार बहुत सारे प्रकार है कृषि के, लगभग 10 तो आपके पाठ्यक्रम में आए हुए हैं। 10 प्रकार तो पाठ्यक्रम में, इसके अलावा और भी प्रकार हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। तो कुछ प्रकारों का जिक्र हम करेंगे और उन क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन क्षेत्रों में ये कृषि प्रणालियाँ होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो पुरानी कृषि की बात करते हैं। और पुराने समय में कृषि कौन सी होती थी? स्थानांतरित कृषि होती थी। स्थानांतरित कृषि कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप है। यानी सबसे प्राचीन काल में कौन सी कृषि होती थी? स्थानांतरित कृषि होती थी। ये कृषि आदिमकालीन लोगों के द्वारा होती थी। इस प्रकार की कृषि को दजिया या चिमाता भी बोलते हैं। दजिया या चिमाता भारत के अंदर बोलते हैं। वैसे इस कृषि के दूसरे नाम बोलते हैं तो कर्तन और दहन कृषि बोलते हैं। कर्तन और दहन। कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ क्या होता है? जलाना। यानी या तो वनों को काट करके कृषि की जाती है या फिर वनों को जला करके कृषि कार्य करते हैं। और इस प्रकार कृषि कार्य करते हैं तो घुमगड़ प्रजाति के लोग करते हैं। ये क्या करते हैं? एक जगह पर जंगल को काट करके वहाँ पर कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। जब ज़मीन के अंदर उर्वर क्षमता खत्म हो जाती है तब ये नए क्षेत्रों में चले जाते हैं, उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। फिर अब देखो, इसके अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग नाम है। जैसे भारत के अंदर इसको क्या बोलते हैं? जूमिंग बोलते हैं। भारत के अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी इसको क्या बोलते हैं? जूमिंग कृषि बोलते हैं। यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत, एशिया और भारत में इसको क्या बोलते हैं? जूमिंग कृषि बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में क्या बोलते हैं? मलेशिया में क्या बोलते हैं? मलेशिया में बोलते हैं इसको, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों में, मलेशिया और इंडोनेशिया में इनको बोलते हैं लादांग। इस कृषि को बोलते हैं लादांग। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में वियतनाम है, वियतनाम इसको बोलते हैं रे। वियतनाम में इस कृषि का नाम क्या है? रे। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में इसको मशोल बोलते हैं और अमेरिका में इसको बोलते हैं रोका। अफ्रीका में इस कृषि को बोलते हैं मशोल और उत्तरी अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका इसको बोलते हैं रोका।
ये इसके उपनाम है कुछ जो अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। प्रणाली वही है कि वनों को काट करके या फिर जला करके साफ करते हैं और उसके बाद में कृषि कार्य करते हैं, मगर इनके देशों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। जैसे भारत के अंदर इसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। और एक अपने को आपको पढ़ाया था भीलजन जाति के द्वारा की जाने वाली कृषि झूमिंग कृषि का ही प्रकार है, मगर उसको बोलते हैं दजिया या फिर चिमाता। यानी दजिया या चिमाता बोलते हैं। दजिया तो कृषि होती है वो मैदानी भागों में होती है और चिमाता कृषि होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ये जब मैंने आपको जनजातीय पढ़ाई थी उस समय आपको पढ़ाया था। अब देखो कृषि का पहला प्रकार हो गया स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के बाद में धीरे धीरे कृषि के अंदर सुधार हुआ और सुधार के तहत एक कृषि की जाती है दूसरे नंबर की कृषि। दूसरे प्रकार की कृषि कौन सी होती है? देखो 2 नंबर पे है आदिम कृषि। कौन सी कृषि? आदिम कृषि। स्थानांतरित कृषि के पश्चात मनुष्य ने धीरे धीरे थोड़ा विकास किया था और विकास के पश्चात क्या हुआ था, उसकी सोच बढ़ी तो उसने पालतू पशुओं को पालना शुरू किया था, तो इसको बोलते हैं आदिम कृषि। इस कृषि की विशेषता मुख्य यही है कि ये लगभग इस कृषि के अंतर्गत पूरा का पूरा कृषि कार्य पशुओं से किया जाता है। यानी कृषि कार्य पशुओं से और प्राचीनतम जो औजार हथियार उपकरण होते हैं उनके माध्यम से होता है, यानी जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उनसे होता है। इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है? इस प्रकार की कृषि होती है मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया। यानी पशुओं के माध्यम से सारा कार्य संपन्न किया जाता है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार कौन सा है? देखो तीसरा प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि। यानी अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए जो कृषि कार्य करते हैं उसको जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं। जीवन निर्वहन कृषि। देखो इस कृषि में क्या होता है। ये जो कृषि की प्रणाली है ये 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है चावल प्रधान गहन जीवन निर्वहन कृषि और एक होती है चावल रहित। तो पहली कृषि आती है चावल प्रधान या चावल रहित। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। देखो इसमें खेत का जोत का आकार छोटा होता है और गहनतम तरीके से उसका उपभोग होता है और इसमें विशेष तौर से फसल कौन सी उगाई जाती है? चावल की उगाई जाती है। तो इसको चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। देखो इसकी कुछ विशेषताओं को ध्यान रखना कि इसमें खेत का आकार छोटा होता है, कृषक का पूरा परिवार किसमें लगा रहता है? कृषि कार्य में लगा रहता है लगभग। और विशेष बात ये होती है कि प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है मगर प्रति व्यक्ति के हिस्से में क्या आता है? कम आता है। क्यों आता है कम? क्योंकि उसके अंदर पूरे कृषक का परिवार लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होगी। इसके अलावा इस कृषि में और क्या क्या होता है? इस कृषि में भूमि का गहनतम उपयोग होता है, यानी भूमि के कोई भी भाग टुकड़ा खाली नहीं छोड़ते हैं और इस चावल की खेती अच्छी प्रकार से लेते हैं। दूसरी है चावल रहित कृषि, इसी का ही भाग है जीवन निर्वाह कृषि का। चावल रहित कृषि। अब चावल रहित कृषि होती है तो स्पष्ट है कि चावल के अलावा जितनी फसलें होगी वो बोई जाती है इसमें। तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती है? मुख्य रूप से गेहूँ होती है। और गेहूँ की फसल कहाँ बोई जाती है? गेहूँ की फसल बोई जाती है मानसूनी एशिया प्रदेश में। मानसूनी एशिया प्रदेश में गेहूँ की फसल बोई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर चावल के अलावा जितनी भी फसलें होती है वो बोई जाती है और विशेष तौर से कौन सी बोई जाती है? गेहूँ की बोई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें विस्तृत क्षेत्र के ऊपर कृषि कार्य करते हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि के 2 पार्ट हो गए, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक होती है चावल रहित गहन निर्वहन कृषि। अब देखो आगे बात करते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे कौन सी कृषि आ जाएगी? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नाम से ये स्पष्ट है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली होती है उसके अंतर्गत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसकी मुख्य फसल है गेहूँ। गेहूँ इसकी मुख्य फसल होती है जिसको विस्तृत क्षेत्र पर बोया जाता है। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो सारा का सारा कार्य यानी फसल उगाने से लेकर के फसल की निराई गुड़ाई तक का कार्य किससे होता है? यंत्रों से होता है। इसकी विशेषता इसके विपरीत है। जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि थी ना उसका विपरीत है। कैसे है? इसमें क्या होता है? इसमें प्रति हेक्टर तो उत्पादन अधिक कम होता है मगर प्रति व्यक्ति के हिस्से में क्या आता है?
अधिक आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें कृषि कार्य करने वाला एक व्यक्ति है, यानी कृषक एक ही है, एक व्यक्ति कृषि कार्य करता है जो सारा का सारा काम मशीनों से संपन्न करता है, जबकि इसमें कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। इस कारण से ये इसकी विपरीत है, ठीक है ना। अब देखो, ये चौथा प्रकार हो गया विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि विश्व के कुछ घास के, शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उनमें भी की जाती है। शीतोष्ण घास के मैदानों में भी ये कृषि होती है। और वो घास के मैदान कौन से हैं जहाँ पर ये कृषि कार्य किया जाता है? स्टेपीज, यूरेशिया का स्टेपीज, यानी यूरेशिया का जो घास का मैदान है स्टेपीज क्षेत्र आता है। यूरेशिया के स्टेपीज में कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका का भाग, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ये भी घास का मैदान है जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसके अलावा पंपाज अर्जेंटीना का, पंपाज अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में भी की जाती है। इसके अलावा डाउन्स दक्षिणी अफ्रीका में की जाती है। इसके अलावा वेल्स, वेल्स कौन सा क्षेत्र आता है? ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता है वेल्स। और डाउन्स हो गया आपके, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का, और दक्षिणी अफ्रीका का हो गया वेल्स, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स हो गया। और डाउन्स किसका हो गया? डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र आता है घास का मैदान, उसको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये घास के, यानी शीतोष्ण घास के, कटिबंध घास के मैदानों में भी इस प्रकार का कृषि कार्य होता है, जिसमें प्रमुख अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये कृषि के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार महत्वपूर्ण हो गए। 5वां प्रकार आता है बागाती कृषि, या फिर उसको क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। बागाती कृषि या रोपण कृषि मुख्य रूप से किसकी देन है? यूरोपीय लोगों की देन है। और यूरोपीय लोगों ने जब दूसरे देशों के ऊपर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, उस समय उन्होंने क्या किया था? दूसरे देशों में जाकर के वहाँ के लोगों से, यानी वहाँ के लोगों को गुलाम बना करके इस प्रकार कृषि प्रणालियाँ अपनाई थी। और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई थी लोगों से। 5वां प्रकार बागाती, या इसको बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है। बागाती या फिर रोपण कृषि बोलते हैं। देखो, ये औपनिवेशिक काल में यूरोपीय लोगों की देन है, मैंने आपको बताया था। यानी यूरोपीय लोगों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों से कृषि कार्य करवाया था। भारत और श्रीलंका के अंदर यूरोपीय देशों के जो उपनिवेश स्थापित हुए थे, तो भारत और श्रीलंका में उन्होंने चाय की खेती करवाई शुरू। भारत और श्रीलंका में किसकी खेती करवाई थी? भारत के लोगों से चाय की खेती, यानी उन गुलामों से चाय की कृषि कार्य करवाया था, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? अलग अलग देशों में, दूसरे देशों में गए थे, तो उन्होंने फ्रांसीसी लोग गए थे, और फ्रांसीसियों ने अफ्रीका महाद्वीप में किसकी कृषि कराई थी? वहाँ पर भी कॉफ़ी के बागान लगाए थे। आज भी कुछ देशों में इनके उपनिवेश स्थापित है, और वहाँ पर कॉफ़ी के कुछ बागान है, जैसे ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील कौवा के बागान, और वहाँ जो कौवा के बागान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। कौवा के जो बागान हैं उनको फेजेंडा बोलते हैं। यानी यहाँ पर यूरोपीय लोगों ने और फ्रांसीसी लोग यहाँ पर गए थे, और वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित होने के पश्चात उन्होंने उन लोगों से कृषि कार्य करवाया था, जिसमें अलग अलग फसलों का उत्पादन हुआ था। तो इस रोपण कृषि में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? रोपण कृषि में मुख्य रूप से चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, कपास है, गन्ना है, ये मुख्य रूप से ये फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो विशेषता में क्या होती है? इसमें तकनीकी ज्ञान भी होना ज़रूरी होता है, और पूंजी भी कुछ लगानी पड़ती है। कुछ पूंजी लगा कर ये कृषि कार्य किया जाता है। इसके अलावा इनके आसपास में जो कृषि कार्य है उसको करने के लिए क्या चाहिए? सस्ता श्रमिक चाहिए, यानी सस्ते लोग चाहिए श्रमिक कार्य करने के लिए। और दूसरी बात होती है कृषि का क्षेत्र का आकार, यानी कृषि जोत का आकार क्या होता है? विस्तृत होता है। ये कुछ विशेषताएं होती है, कभी कभार विशेषताओं के बारे में पूछ लेते हैं। तो 5 प्रकार हो गए।
छठा प्रकार आता है मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? मिश्रित कृषि में बात यही है कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन किया जाता है। ये नहीं है कि कृषि अकेले की जाती है। मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ में पशुपालन किया जाता है, उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। यानी खेत में जो खाद होती है, खाद बाहरी खाद नहीं ला करके पशुओं से प्राप्त होने वाली खाद का प्रयोग किया जाता है अधिक से अधिक। ठीक है ना। तो ये हो गया मिश्रित कृषि का कुछ भाग। मिश्रित कृषि के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कृषि कार्य होता है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप आता है, अमेरिका का भाग आता है, वहाँ पर ये मुख्य रूप से की जाती है। और इसमें क्या होता है कि विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत ये कार्य अधिक संपन्न होता है। ठीक है। सातवां आता है दुग्ध या डेयरी कृषि। दुग्ध या डेयरी कृषि, देखो इस प्रकार की कृषि प्रणालियां हैं वो भी विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। दुग्ध या डेयरी कृषि से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो विकसित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चारे की फसल उगाई जाती है और एक निश्चित फार्म के अंदर कुछ पशुओं को रखा जाता है। पशुओं को रखते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होता है? दूध। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दुग्ध या डेयरी कृषि नाम पड़ गया। जिसमें प्रमुख देश आते हैं, जैसे मान लीजिए स्वीडन है, स्वीडन के अंदर भी ये कृषि होती है। इसके अलावा कनाडा है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, इन देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में भी ये कृषि कार्य किया जाता है। स्वीडन में मुख्य रूप से होता है दूध का उत्पादन, स्वीडन में डेयरी का उत्पादन, डेयरी उद्योगों की दृष्टि से उन्नत है। डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है। यानी सातवां प्रकार दुग्ध या डेयरी कृषि हो गया। आठवां प्रकार आता है ट्रक कृषि। कौन सी कृषि? ट्रक कृषि। देखो ट्रक कृषि में क्या होता है? ट्रकों का उत्पादन होता है क्या? ट्रकों का उत्पादन नहीं होता है। ट्रक कृषि के अंतर्गत इसका नाम ट्रक कृषि इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कृषि नगर के आसपास में की जाती है और एक ट्रक द्वारा रात भर में तय की गई, उस फार्म से लेकर के नगर के बीच में जो दूरी होती है उसको एक रात में तय कर लेता है। उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रक कृषि नाम पड़ गया। ठीक है ना। तो ट्रक कृषि का शुरुआत कहाँ से हुई थी? ट्रक कृषि विश्व में सबसे पहले शुरू हुई थी यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई थी ये कृषि, ट्रक कृषि। ठीक है ना। तो ट्रक कृषि के पश्चात आता है नौवां पार्ट। नवीं कृषि का प्रकार कौन सा है? नवीं का है फलोद्यान। फलोद्यान या फिर पुष्पों की कृषि की जाती है, फलोद्यान कृषि। देखो विश्व के अंदर बहुत सारे पुष्पों की भी मांग रहती है समय समय पर। पुष्पों की मांग को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कुछ फलों की कृषि होती है। ये भी नगर के आसपास में होती है, जिसमें छोटे फर्म होते हैं, फर्मों के अंदर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक यूरोप महाद्वीप में एक फूल चलता है नीदरलैंड का, नीदरलैंड में पाया जाने वाला एक फूल है जिसका नाम है ट्यूलिप। ट्यूलिप पुष्प की मांग पूरे यूरोप में रहती है और ये ट्यूलिप पुष्प की कृषि की जाती है मुख्य रूप से नीदरलैंड के अंदर, और वहाँ के लोग आसानी से पैसे कमाते हैं इसके माध्यम से। और इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है? और इस प्रकार की कृषि की जाती है भूमध्य सागर के आसपास में, जहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। यानी खट्टे फल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं या मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कृषि की कुछ प्रणालियाँ हैं जिसके बारे में जिक्र किया था। अब आता है एक पार्ट और बचता है खनन। क्या बचता है? खनन। अब बचेगा सिर्फ खनन। खनन किसको कहते हैं? खनन की परिभाषा के तौर पर क्या लिखोगे? खनन परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खनन की परिभाषा आपको बता देता हूँ। खनन वह प्रक्रिया है जिससे, यानी खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन बोलते हैं। अब खनन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, कुछ कारकों में आता है, एक तो प्राकृतिक कारक आता है, दूसरा मानवीय कारक आता है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित करने वाले कारक, दो ही कारक हैं। एक तो है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या आता है? प्राकृतिक कारक में वे आता है कि खनिज अलग अलग जगहों पर अलग अलग समान रूप से नहीं पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। यानी कई जगहों पर खनिज किसी रूप में मिलता है, कई जगहों पर किसी रूप में मिलता है। कुछ मानवीय कारक भी होते हैं, यानी खनिजों को प्रभावित करने वाले। मानवीय कारकों में जैसे मान लीजिए खनिज तो है मगर खनिजों को निकालने की तकनीक अपने पास में नहीं है, यानी तकनीक नहीं है, तकनीकी नहीं होने की वजह से वो खनिज निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ प्राकृतिक और कुछ मानवीय कारक हो गए। अब देखो खनिज किसको बोलते हैं? खनिज
भूमि के आंतरिक भाग से खोदकर निकाले जाने वाले वह सभी पदार्थ किसकी श्रेणी में आते हैं? खनिज की श्रेणी में आते हैं। यानी भूमि के आंतरिक भाग से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं वो खनिज की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो खनिजों के कुछ विशेषता होती है, जिसमें विशेषताओं के बारे में विशेष कोई उल्लेख नहीं करेंगे हम, कि खनिज विश्व के अंदर असमान रूप से वितरित है और सब जगह पर समान रूप से या सब जगह पर एक प्रकार के खनिज नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। अब देखो इनकी खनिजों का वर्गीकरण किया है, इनको श्रेणी में बांटा है इसको। तो खनिजों का वर्गीकरण, देखो खनिजों को उसके अंदर धातुओं के अंश के आधार पर दो भागों में, तीन भागों में बांट सकते हैं। देखो एक तो होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज, और तीसरा श्रेणी का खनिज है उसको बोलते हैं फिर ऊर्जा खनिज। क्या बोलते हैं? ऊर्जा खनिज। यानी ये खनिजों की श्रेणियाँ, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा क्या हो गया? ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत यानी धात्विक खनिज को उसके अंदर मात्रा किसकी? लोहे की मात्रा, यानी लोहांश की मात्रा के आधार पर फिर से दो भागों में बांट दिया। एक तो है लोहे प्रधान यानी लोहे धातु खनिज, यानी ऐसे खनिज जिसके अंदर किसका अंश पाया जाता है? लोहे का अंश पाया जाता है, उसको लोहे धातु खनिज बोलते हैं। यानी जिसके अंदर लोहे की मात्रा होती है, जिसमें आता है लोहा आता है, मैंगनीज आता है, निकिल आता है, इनके अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? लोहे धातु प्रधान या लोहे धातु खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है जो खनिज अधात्विक खनिज बोलते हैं, इसी में भाग है, यानी अलोहे खनिज। अलोहे खनिज में क्या होता है? जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, फिर भी वो खनिज की श्रेणी में तो है ही। तो अलोहे खनिज कौन सा होता है? जैसे सोना है, चांदी है, बॉक्साइट है, इनके अंदर क्या पाया नहीं जाता है? लोहा नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनकी श्रेणी अलग है, इनको अलोहे खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अधात्विक खनिज वे होते हैं जिसके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता है। इसका पूरा का पूरा विपरीत है, यानी जिसके अंदर धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधात्विक खनिज बोलते हैं। अब देखो अधात्विक खनिज में क्या आता है? जैसे संगमरमर, टंगस्टन, इसके अलावा और भी अधात्विक खनिज बहुत सारे मिल जाएंगे। जिप्सम आ जाएगी, जिप्सम, ठीक है। तो इस प्रकार के अधात्विक खनिज होते हैं। उसके बाद में आते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज उनको बोलते हैं जिससे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, उनको ऊर्जा खनिज की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे आणविक खनिज या ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं। इनको ऊर्जा खनिज श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये खनिज है इनका वितरण कहाँ कहाँ है, यानी ये खनिज मिलते कहाँ हैं? देखो अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तीन प्रकार की चट्टानों का जिक्र अपने ईआरई में हमने पढ़ा था, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। तो आग्नेय शेल में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अवसादी में कौन से पाए जाते हैं और कायांतरित में कौन से खनिज पाए जाते हैं? देखो सबसे पहले यानी खनिजों का वितरण, नंबर 1 आग्नेय। और आग्नेय शेल के अंतर्गत कौन से खनिज पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान होती है जिसको प्राथमिक शेल भी बोलते हैं। आग्नेय शेल के अंतर्गत क्या क्या मिलता है? इसके अंदर मिलता है चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता, ये मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता, ये महत्वपूर्ण खनिज कहाँ मिलते हैं? आग्नेय शेलों में मिलते हैं। आग्नेय के पश्चात बात करते हैं तो कायांतरित चट्टानें। कायांतरित में कौन कौन से मिलते हैं? कायांतरित चट्टानें,
कायांतरित में क्या मिलता है? कायांतरित में मिलता है ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर, यानी कठोर जितने भी खनिज होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कायांतरित मिलते हैं। तो हीरा, ग्रेफाइट और संगमरमर ये कहाँ मिलते हैं? कायांतरित मिलते हैं। अब एक शेल बचती है जो अवसादी है। अवसादी शेल सबसे अंतिम भाग। अवसादी शेल के अंतर्गत वे सभी पदार्थ पाए जाते हैं जिससे ऊर्जा खनिजों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, नमक है, ये होता है अवसादी शेल चट्टानें। यहाँ पर पेट्रोलियम के अलावा विभिन्न प्रकार की गैसें ये मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सामग्री मिलती है, प्राकृतिक गैस है, नमक है, ये कहाँ मिलती है? अवसादी शेलों में मिलती है। तो 8वां पार्ट आपके लगभग पूरा हो गया। 8वें पार्ट के 2 पार्टों में डाला गया था। पहला पार्ट था जिसके अंदर कुछ क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था, 2 क्रियाओं के बारे में हमने, प्राथमिक क्रिया कृषि और खनन के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको PDF में लिंक मिल जाएगा, तो उसमें पूरे पार्टों की एक PDF फाइल बनाई हुई है, तो वहाँ पे आप नोट्स के रूप में उनको उतार सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।